जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक कलवी सेंटर पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टार्च बियरर। ये एक चैप्टर है आपके क्लास 10th के प्रोज बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 5 है। ये इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो कि हमारा एक चैप्टर तो क्लियर करवाती ही है, साथ ही साथ हमें अपने जीवन के अंदर एक जीने का एक सबक भी हमको देकर जाती है कि हमें अपने जीवन के अंदर कैसे अपने बुद्धि का विकास करना चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए तथा हम कैसे अपने जीवन में बुद्धिमान बन सकते हैं। इसके बारे में ये स्टोरी हमको शिक्षा देती है। इस चैप्टर का नाम आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर, इस चैप्टर का नाम है टार्च बियरर। तो दोस्तों आइए हम बिना डिले किए हुए अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत ज़्यादा धनी था और उसने अपना पूरा का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही समर्पित कर दिया था। और जिसका यह परिणाम निकल के आया, जिसका यह रिजल्ट निकल के आया कि आने वाले टाइम पर यह व्यापारी डे बाय डे, यानी कह सकते हैं कि बाय लिप्स एंड बाउंड, यानी हिंदी में बोले तो दिन दूना एंड रात चौगुना वो तरक्की करता गया। और धीरे धीरे उसकी उम्र कब निकल गई पूरी की पूरी उसे पता भी नहीं लगा। और जब वो पूरी तरह से बूढ़ा हो गया, वो बहुत कमज़ोर सा हो गया, उसके शरीर ने अब साथ देना कम कर दिया था, तब उसे इस बात की चिंता होने लगी कि आगे आने वाले वक्त में उसकी संपत्ति का, उसके इस प्रॉपर्टी का अगला वारिस कौन होगा, जिसके लिए वो बहुत ही चिंतित रहता था। परंतु उसके पास दो सन थे और उसने यह निश्चय किया कि अब आने वाले वक्त में जब वह जाने वाला होगा, यानी इस संसार को छोड़ करके जाने वाला होगा, उसके पहले वह बूढ़ा आदमी या वह व्यापारी कह सकते हैं, यह निर्णय लेकर जाएगा कि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको देनी है और कैसे देनी है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह बूढ़ा आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मैं अपनी सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी अपने किसी एक ही बेटे को दूंगा। मैं दोनों बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी को बराबर बराबर बिल्कुल नहीं बांटूंगा। जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि वह बूढ़ा आदमी अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है और अपने पास बुला करके उनसे यह कहता है कि देखो, मैं तुम लोग को अपनी कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें बता देना चाहता हूं जो कि इस प्रकार हैं। इसमें क्या होगा कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों यानी तुम दोनों में बिल्कुल ही बराबर नहीं बांटने वाला हूं। तुम दोनों में से जो ज़्यादा होशियार होगा, जिसकी बुद्धिमत्ता ज़्यादा होगी, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसी को सौंप दूंगा और उसके पश्चात मैं स्वतंत्र से, सुख चैन से, शांति से इस संसार से विदा हो जाऊंगा। इस पर दोनों बच्चों ने अपना सर हाँ में हिलाया। तत्पश्चात उस बूढ़े आदमी ने दो 1-1 रुपए के 2 सिक्के उनके सामने फेंक दिए और उस पर से कहा कि तुम दोनों ये दोनों सिक्के उठाओ और इन सिक्कों को लेकर के तुम लोग जाओ और कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे कि मेरा पूरा का पूरा घर भर जाए। और जो भी लड़का या जो भी मेरा बेटा इस तरह का काम करने में सफल हो जाएगा, मैं उसी को अपनी सारी प्रॉपर्टी सौंप दूंगा। जब इस तरह का काम करते हुए दोनों लड़के अपने पिता को देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि कहीं मेरे पिता यानी मेरे फादर कहीं ये दिमाग से पैदल तो नहीं हो गए हैं, यानी इनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। आखिर कैसे हम लोग 1 रुपए में कोई ऐसा सामान ला सकते हैं जिससे कि पूरा का पूरा घर भर जाए। बट फिर भी वो लोग जिसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि वो लोग पैसे को उठाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। फाइनली अगेन उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा उन लोगों को प्रेशराइज करा जाता है, अगेन अपनी टर्म्स और कंडीशंस को रिवाइज करा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो दोनों बच्चों ने यानी दोनों लड़कों ने उस 1-1 रुपए के कॉइन को उठा लिया। और उठाने के बाद जो उनका सबसे बड़ा वाला बेटा था यानी उनका जो फर्स्ट सन था, वो जाता है मार्केट और मार्केट जा कर के लगता है सोचने कि मैं क्या खरीदूं, कैसे खरीदूं जिससे कि मेरे पिताजी का पूरा घर भर जाए और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। साथ ही उसे इस बात की भी चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरा दूसरा भाई कुछ ऐसा न कर दे जिससे पापा की कंडीशंस फुलफिल हो जाए। और फाइनली
वो शर्त को जीत जाए। तभी उसे सोचते सोचते उसको अपने सामने से एक घास घास आप लोग जानते होंगे, हम लोग कहते हैं ग्रास, यानी ग्रास से घास फूस से लदा हुआ एक उसे बैलगाड़ी दिखाई देती है। और जब उसको बैलगाड़ी दिखाई देती है तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो दौड़ करके उसके पास जाता है। और जा करके वो पहले रुक सा जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि दौड़ता तो है बैलगाड़ी की तरफ, लेकिन रास्ते में कुछ पल के लिए ठहर जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैं 1 रुपए में उतना घास फूस खरीद पाऊंगा जिससे कि हमारे पिताजी का पूरा घर भर जाए। फाइनली जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो वो क्या करता है कि उस घास वाले के पास जाता है और जाने के पश्चात उससे घास फूस वाले से पूछता है कि आखिर आप अपनी घास का क्या रेट लगाते हैं, यानी किस रेट यानी किस हिसाब से आप अपनी घास को बेचेंगे। फाइनली वहाँ पे ढेर सारी उन लोगों के बीच में मोल चाल होती है, काफ़ी कह सकते हैं कि रेट को कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज कराता है। और काफ़ी मोल भाव करने के बाद वो बड़ा बेटा यानी कि बूढ़े आदमी का, बूढ़े व्यापारी का जो बड़ा बेटा है वो घास से लदे हुए उस बैलगाड़ी को खरीद लेता है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पूरी बैलगाड़ी की लदी हुई घास को खरीद लेता है, क्योंकि ये कहानी उस ज़माने की है जबकि 1 रुपए में बहुत कुछ आते थे। आज की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये स्टोरी काफ़ी पहले की है और वहाँ के उस समय के अनुसार यहाँ बताया जा रहा है कि 1 रुपए में पूरा एक घास से लदा हुआ बैलगाड़ी वो लड़का खरीद लेता है। और खरीदने के पश्चात वो अपनी बैलगाड़ी यानी घास से लदे हुए बैलगाड़ी को लेकर के घर आता है। और जब घर लाता है और घर ला करके अपने पिताजी के घर के अंदर घास को रखने लगता है, फाइनली वो यह पाता है कि घास उस कमरे को यानी उस घर को बिल्कुल नहीं भर पाती है, घास तो फर्श पर ही बिछकर सिमट जाती है। और फाइनली निराश होकर के वो बड़ा बेटा वहाँ पे बैठ जाता है। इसके पश्चात कहानी स्टार्ट होती है बूढ़े आदमी के दूसरे बेटे की। दूसरा बेटा पहले तो उसको भी कुछ नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, जिससे कि वो निराश होकर के चुपचाप जाकर एक पॉन्ड होता है जिसको कह सकते हैं तालाब होता है, तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है और बैठ कर काफ़ी सोच विचार करने लगता है। सोच विचार काफ़ी करने के बाद लगभग संध्या होने को जब आती है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया कुछ इस प्रकार था कि वो तुरंत वहाँ से उठता है और उठ कर के सबसे पहले बाजार जाता है। बाजार में जाता है तो देखता है कि वहाँ ढेर सारी भीड़ लगी हुई है। उन भीड़ को चीरते हुए वो एक दुकान के पास पहुँचता है। उस दुकान वाले से वो क्या मांगता है, तो उस दुकान वाले से कहता है कि मुझे 1 रुपए में कैंडल दे दीजिए। कैंडल मीन्स दैट मोमबत्ती दे दीजिए। वो मोमबत्ती और माचिस उस दुकान वाले से 1 रुपए में खरीदता है और खरीदने के बाद उन सारी मोमबत्तियों को लेकर के शाम होते होते अर्थात दिन ढलते ढलते अपने पिता के घर पर पहुंच जाता है। जब वो अपने पिता के घर पर पहुंचता है तो लगभग शाम होने वाली होती है और शाम होते होते वो अपने पिता के घर पर पहुंच जाता है। और जैसे ही वहां जाता है तो वह पाता है कि वहां पर उसका भाई अब आंगन में निराश बैठा हुआ है। और जब वो उसको देखता है उसके पश्चात यह अपने कदम को आगे बढ़ाता है और घर के अंदर जा कर के हर एक कमरे में एक एक कैंडल को जला देता है। और एक एक कैंडल को जलाने के बाद वो क्या देखता है कि पूरा का पूरा घर रोशनी से, प्रकाश से भर गया है। और उसके पिता भी उसकी इस बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, तुमने वो सारा काम कर दिया, तुमने वो कर दिखाया जो कि मैं देखना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूँ। फाइनली पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दूसरे बेटे को यानी जो कि कैंडल लेकर आया था उस बूढ़े आदमी की संपत्ति उसको मिल जाती है। तो चलिए, ये तो रही बच्चों आपके स्टोरी की बात यानी एक्सप्लेनेशन की बात। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस स्टोरी से जो हमने अभी जस्ट सुनी है, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कहीं ना कहीं राइटर इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में हमारे भगवान ने हर एक इंसान को एक एक रुपए दिए हुए हैं। अब वो इस बात पे डिपेंड करता है या उस इंसान की बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि वो अपने उस एक एक रुपए का, एक एक रुपए यानी कि अपने हुनर का, वो हुनर आपका मेंटली हो सकता है,
फिजिकली हो सकता है, आपकी बुद्धिमत्ता हो सकती है, आपका आचरण हो सकता है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, ये सारा कहीं न कहीं एक एक रुपए की तरह हर एक इंसान को भगवान के तरफ से तोहफा स्वरूप मिला हुआ है। तो हमें अपने इस भगवान के तोहफे को बहुत प्यार से संभाल के और बहुत सोच समझ के सही जगह पर यूज करना चाहिए, ताकि हम अपने इस एक रुपए में पूरा का पूरा घर भर दें, पूरा का पूरा संसार जगमगा दें। यानी हम कुछ ऐसा करें जिससे पूरा का पूरा संसार हमें याद रखे। हमें अपने देश से प्रेम रखना चाहिए और हमें हमेशा अपने आचरण का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने थॉट का, अपने विचार का पूरी समझदारी के साथ उपयोग करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का मैसेज है इस स्टोरी का। सो यहीं पे हमारा एक्सप्लेनेशंस एंड होता है। तो बने रहिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।